साथियों नमस्कार। एनडीपीएस एक्ट पर एक इम्पॉर्टेंट फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 9 अप्रैल 2024 का, जिसके तहत अक्यूज़्ड को इस आधार पर बरी किया गया कि जो स्टेटमेंट है विटनेसेस के उसमें इनकन्सिस्टेंसी है। सेक्शन 41, सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट का फॉलोअप नहीं हुआ है। सेक्शन 53, सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट का जो एप्लीकेशन में लिया गया है उसको स्कोप से बाहर जाके जो है अप्लाई किया गया है, जिस कारण जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है वो टोटली इनएडमिसिबल है। तो साथियों क्या था पूरा मामला हम समझेंगे विस्तार से। एक एक पॉइंट को जो है मैं नोट कराऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप भी अपने केस को प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट कर सकें। साथियों जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। श्रीमती नज़्मुन्निसा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात यहाँ केस का टाइटल है और 2024 INSC पेज 290 में जजमेंट जो है पब्लिश हुआ है। इसके साथ साथ एक अन्य अपील भी है, वो है अब्दुल हामिद की। नज़्मुन्निसा इस केस में है अक्यूज़ नंबर 1, इसको आप नोट कर लीजिए, और अब्दुल हामिद जो है ये है अक्यूज़ नंबर 4, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। नज़्मुन्निसा जो है इसको कन्वर्ट किया गया सेक्शन 29 विद सेक्शन 20 ऑफ एनडीपीएस एक्ट विद सेक्शन 25 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, और इसको 10 वर्ष का जो है कठोर कारावास हुआ। इसके अतिरिक्त इस पर 30,000 का जो है फ़ाइन किया गया, और ये स्पष्ट किया गया अगर ये फ़ाइन पे नहीं करती है तो शी इज़ लायबल टू फर्दर अंडरगो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर। जो अब्दुल हामिद है इसको भी जो है कन्वर्ट किया गया सेक्शन 29 प्रीड में सेक्शन 20 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, और इसको 13 साल का जो है इम्प्रिजनमेंट हुआ और इस पर 1 लाख का जो है फ़ाइन इम्पोज किया गया। इसके अलावा एक व्यक्ति है नाजिर अहमद, ये है अक्यूज़ नंबर 5, इसको भी सेक्शन 20 सब क्लॉज B, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज A एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है दोषसिद्ध किया गया, पर इसको दोषसिद्ध किया गया 6 मंथ के लिए, और इस पर 5,000 का फ़ाइन में जो है अलग से लगाया गया। एक इंपॉर्टेंट बात जो है आपको नोट करनी है कि ये जो नाजिर अहमद है ये है अक्यूज़ नंबर 5। तो यहाँ पर 3 लोगों से हमारा परिचय हो चुका है, अक्यूज़ नंबर 1, अक्यूज़ नंबर 4 एंड अक्यूज़ नंबर 5। अक्यूज़ नंबर 5 पर चूँकि कन्विक्शन बहुत शॉर्ट था, ये जेल में था, तो उसे 6 महीने जेल काट के जो है बाहर आ गया और इसे फ़ाइन जो है जमा करा दिया, जिस कारण इसे कोई भी अपील जो है प्रेफर नहीं करी गुजरात हाई कोर्ट में। अक्यूज़ नंबर 1 और 4 ने जो है अपील प्रेफर करी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अक्यूज़ नंबर 2 और 3 ने अपील प्रेफर क्यों नहीं करी, क्योंकि अक्यूज़ नंबर 2 और 3 को जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटायर ट्रायल जो है वो बरी कर दिया गया था। साथियों इस मामले में जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने अपीलों को जो है निरस्त कर दिया और कोई राहत जो है मुलजिमों को नहीं दी। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले फैक्ट्स को देखा। फैक्ट्स क्या थे कि यहाँ पर जो कंसर्न एसएचओ है उसको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसमें जानकारी मिलती है कि एक ऑटो रिक्शा है जिसका नंबर है G फॉर ग्रेप्स, J फॉर जयपुर, 9T फॉर तमिलनाडु 2355। ये जो है ऑटो नंबर है, इसमें कॉन्ट्राबैंड जो है वो कैरी हो रहे हैं, और ये कॉन्ट्राबैंड कैरी होंगे 11 दिसंबर 1999 को सुबह 7 बजे। आप इसको जो है इंटरसेप्ट कीजिए और आपको भारी मात्रा में जो है कॉन्ट्राबैंड जो है वो रिकवर हो जाएंगे। इसने इस इंफॉर्मेशन को जो है फॉरवर्ड किया अपने हायर ऑफिसर्स को, और उनके आदेशों के तहत जो है ये लोग असेंबल हुए स्पॉट पे, और उसके बाद रिक्शा इनको ट्रैक हुआ, रिक्शा का उन्होंने पीछा किया, और रिक्शा जो चालक था वो रिक्शा छोड़ के भाग गया, और इस रिक्शा से 2 चीज़ रिकवर हुई। सबसे पहली चीज़ 1.450 kg कॉन्ट्राबैंड जो कि था चरस, और एक लाइसेंस जो है रिकवर हुआ जो कि था ड्राइविंग लाइसेंस श्री अब्दुल गफ्फार का जो है अक्यूज़ नंबर 2। इनका कहना यह है कि अक्यूज़ नंबर 4 मौके से भाग चुका था। फिर हमने अक्यूज़ नंबर 4 के घर को रेड किया तो वहाँ पर अक्यूज़ नंबर 1 मिली जो कि थी नज़्मुन्निसा, और जो अक्यूज़ नंबर 1 और 4 का जो सन था जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक जो कि अक्यूज़ नंबर 2 है, ये मिला। घर से जो है सर्च हुआ, इंक्वायरीज जो है होल्ड हुई, और उस इंक्वायरी में अक्यूज़ नंबर 1 और 2 ने ये माना कि वो अक्यूज़ नंबर 4 का जो है साथ दे रहे थे और ये गैंग की तरह काम कर रहे थे, और ये माल जो है सप्लाई करते थे अक्यूज़ नंबर 5 को। इन स्टेटमेंट के बेसिस पे सारे अक्यूज़ पर्सन जो है इन्वॉल्व हो गए, और अल्टीमेटली घर से 2.098 किलो चरस जो है रिकवर हुआ। अक्यूज़ नंबर 2 और 3 तो एक्विट हो गए, पर अक्यूज़ नंबर 1, 4, 5 जो है वो कन्विट हो गए। जैसे मैंने आपको स्पष्ट भी किया कि अक्यूज़ नंबर 5 ने अपील प्रेफर नहीं करी, अपील प्रेफर करी अक्यूज़ नंबर 1 और अक्यूज़ नंबर 4 ने। अब इन्होंने कुछ कंटेंशंस रेज किए बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो क्या थे? कंटेंशन नंबर 1 कि हमारा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट में ये टोटली इनएडमिसिबल है बिकॉज इट इज़ अ कन्फेशनल स्टेटमेंट। इन्होंने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ तूफान सिंह बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसका साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 4 SCC पेज नंबर 91। इस जजमेंट में जो है ये स्पष्ट किया गया था कि जब भी कोई कॉन्ट्राबैंड जो है रिकवर हो रहे हैं
उसके संदर्भ में कोई इन्फॉर्मेशन सीक हो रही है सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत, तो वो स्टेटमेंट किसी भी रूप में कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो ऐसा स्टेटमेंट सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीव्यू से हिट होगा। तो इनका कहना यह है कि जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है टोटली गलत है, टोटली इलीगल है, जिस कारण प्रोसीडिंग्स को जो है वो रद्द किया जाए। साथियों, उनका ये भी कहना है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो मिली है उसमें केवल जिक्र है ऑटो रिक्शा का और उसके चालक का, उसमें कोई जिक्र मकान का नहीं है। तो मकान पे सर्च करना विदाउट एनी ऑथराइजेशन अपने आप में ही इलीगल है और सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट का और सेक्शन 41 एनडीपीएस एक्ट का ही उल्लंघन है। तीसरा इनका पॉइंट ये था कि सेक्शन 42 और सेक्शन 41 एनडीपीएस एक्ट के मैंडेटरी, जिसको यहाँ फॉलो नहीं किया गया। चौथा इनका कंटेंशन ये था कि जो मेमोरेंडम्स हैं और जो स्टेटमेंट है ये इनकन्सिस्टेंट है, जिस कारण एविडेंस जो है टोटली मिसमैच हो रही है, अक्यूज को वहाँ पर बरी किया जाए। इनका ये भी कहना है कि आर्टिकल 21 संविधान का यह फॉलो नहीं हुआ है, सेक्शन 41, 42, 67 एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघित हुआ है, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का उल्लंघित हुआ है, जिस कारण केस बनता ही नहीं है, केस बनाया गया है, जिस कारण इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए, लीगल पोजीशन को देखते हुए अक्यूज को जो है बरी किया जाए। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है, चलिए स्टेप बाय स्टेप, कोर्ट ने सारे पॉइंट्स को देखा और कोर्ट ने सबसे पहले फैसले में लिखा कि आर्टिकल 21 संविधान का काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी को सिक्योर करने की बात करता है, और ये कहता है कि कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल 21 को जो है इन्फ्रिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है वो अक्यूज के जो सेफगार्ड्स है उसको अफेक्ट नहीं कर सकती है। साथ ही सबसे पहले कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये बेस्ड है ऑन थ्योरी ऑफ रेस गेस्टा, जो कि ये स्पेसिफिक करते हैं कि दो फैक्ट्स आपस में कनेक्टेड है, तो उनके आधार पर रिलेवेंसी मानते हुए कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ जेंटेला बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका साइटेशन 1996 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 241। कोर्ट ने यहाँ पर यह लिखा कि यहाँ पर दो फैक्ट हैं। सबसे पहला फैक्ट कि ऑटो रिक्शा दिखता है और ऑटो रिक्शा का पीछा किया रहता है और मकान में सर्च किया रहता है, और दूसरा फैक्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें केवल और केवल जिक्र जो है वो ऑटो रिक्शा का है, जिक्र जो है मकान का नहीं। तो मकान तक पहुँचे कैसे, मकान में घुसने का पर्पज़ क्या था, क्या अक्यूज को पकड़ना था या और भी कॉन्ट्राबैंड रिकवर करने थे, और काफ़ी लंबे टाइम गैप के बाद ये इवेंट्स जो है अकर हुए हैं। तो जिस सिनेरियो में जो जेंटेला बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो बेसिक गाइडलाइंस है उसको उल्लंघित किया गया है, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का वॉयलेशंस है, जिस कारण फैक्ट्स को आपस में कनेक्टेड या रिलेवेंट जो है हम नहीं मान सकते। साथियों, इसके अलावा कोर्ट ने सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट का भी जो है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया, सेक्शन 41 एनडीपीएस एक्ट का भी इंटरप्रिटेशन किया, और कोर्ट का कहना यह था कि अगर प्रेमाइसिस में सर्च कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो राइटिंग में होगी, दूसरी बात ऑथराइजेशन होगा, तीसरी बात है कि अगर आवश्यक है तो वारंट भी होगा, और चौथी बात यह है कि अगर इनको नॉन कंप्लाई किया जाता है तो इसके लिए सेटिस्फैक्ट्री कॉज जो है रिकॉर्ड पर होने चाहिए, कि अगर ऐसे ऑथराइजेशन को लिया रहता या ऐसी वारंट्स को लिया रहता तो अक्यूज पर्सन जो है वो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं या माल को जो है वो खुर्द-बुर्द कर देते। जब तक सब्सटेंस फाइल पे नहीं है इस तरह के, तो सेक्शन 41 और सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट को कंप्लाई विद नहीं मान सकते। इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट की लाइट में वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है और किसी भी रूप में ये एडमिसिबल नहीं है और सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट से हिट है। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अक्यूज पर्सन को जो है यहाँ पर दोषमुक्त कर दिया। तो साथियों, कुल मिला के एनडीपीएस एक्ट के अगर आप मामले लड़ रहे हैं तो आपको चार बातें जो है विशेषता ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको लेट डाउन राइटिंग में किया गया है या नहीं किया गया, प्रॉपर ऑथराइजेशन यहाँ पर है या नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, इट मस्ट बी इन राइटिंग, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ऑथराइजेशन। और 41 और सेक्शन 42 को जो है कंप्लाई विद करना पड़ेगा। अगर कंप्लाई विद नहीं कर रहे हैं तो उसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके केस को मेकअप कर रहे हैं सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट की लाइट में, तो उस स्टेरियो में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट है और ऐसे स्टेटमेंट सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट से हिट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है उसका जो बेसिस है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर सोर्स इन्फॉर्मेशन में केवल एक इवेंट है तो उसमें सेकेंड इवेंट को स्पष्ट करने का जो है प्रयास करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है और सब्सिक्वेंटली उस इवेंट को जो है दर्शाया रहता है कि जहाँ पर एलिस कॉन्ट्राबैंड रिकवर हुए हैं या एलिस पर्सन्स मिले हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, तो उस सिनेरियो में जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उस सिनेरियो में मिसमैच की स्थिति में केस जो है वो खत्म हो जाता है। चौथी बात, टाइमलाइन को देखना पड़ेगा अपने को कि टाइमलाइन में इवेंट्स कब कब हुए हैं। पांचवी बात, जो रिकवरीज हैं वो रिकवरी किस तरह से की गई है, सैम्पलिंग किस तरह से हुआ है और कितना माल जो है जमा हुआ है मालखाने में, इसको भी जो है देखना पड़ेगा। और छठी इंपॉर्टेंट बात, अगर पर्सनल सर्च है तो वहाँ पर सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का कंप्लाई विद हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिस पर केस को लड़ा रहता है और केस को जो है ब्रेक किया जाता है। तो कुल मिला के ये जजमेंट जो है काफ़ी रिसेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है और इसको अपने केस में अप्लाई कीजिए। ये जजमेंट जो है इजीली अवेलेबल है, साइटेशन और नाम जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर
ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।